हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज के इस नई वीडियो में आप पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के मेंस के रिगार्डिंग आप वीडियो देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होगा जो कि आपको हिंदी व्याकरण से है। हिंदी व्याकरण साथियों, मैं कहना यह चाहता हूं कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आपसे सवाल पूछी जा सकती है। 40 नंबर का आपका सवाल है। 40 नंबर में आपका व्याकरण भी एक हिस्सा है, तो आपको बेशक व्याकरण का हिस्सा को भी तैयारी रखना चाहिए और रखेंगे तभी आपको मेंस में जो है संभावना बन जाएगी। तो आपको 13 अगस्त को मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिहाज से देखा जाए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आप देर न करते हुए मैं वीडियो शुरुआत करता हूं और आप मेरे चैनल के थ्रू इंग्लिश का, मेंस का इंग्लिश का और आपको हिंदी का बखूबी तैयारी कराई जा रही है। बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है आपका, और उस वीडियो के माध्यम से आप अपने तैयारी को और भी धार दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए साथियों, आज जो है हम लोग समास पढ़ेंगे। समास जो होता है साथियों, ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि समास जो होता है ना, यह आपको संक्षेप कहते हैं। इसका समास का जो अर्थ होता है वो संक्षेप कहा जाता है। समास का अर्थ हुआ कि इसको संक्षेप, और संक्षेप का मतलब हो गया छोटा। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि इस सहायता से कम शब्दों में अधिक बातें कही जा सकती है। समास वह चीज है के मदद से कम शब्दों में हम बात को कही जा सकती है। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से या दो या अधिक पदों के मेल से जो ये आती है, जो परिणाम आती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे आप देखिएगा कि दो और दो जोड़ने पर क्या आता है? 4 आता है। इसी प्रकार दो पद जोड़िएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी पद है, ठीक है, और एक पद यहाँ ले लेते हैं। दो पद जोड़ दीजिएगा, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है, यहाँ आपको जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, यानी कि अब देखिए समास का क्या अर्थ हो गया साथियों? समास का अर्थ हो गया संक्षेप, और इसकी सहायता से हम क्या कहते हैं? कम शब्दों में अधिक बातें कही जा सकती है। यानी अधिक बातें को हमको यदि कम शब्द में कहना हो, के लिए हम समास का प्रयोग बखूबी कर सकते हैं। बात है, दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल से आपको आप समास बनता है। समास बनने के क्रम में पदों के, शब्दों के जो बीच की जो विभक्ति चिन्ह होती है ना, वो लुप्त हो जाती है। ये भी आपको बात जानना है, जरूरी है कि सब समास का जो अर्थ हुआ ये संक्षेप हुआ, और अधिक की सहायता से हम कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को कर सकते हैं, और दो या दो से अधिक पदों के मेल से या शब्दों के मेल से जो परिणाम निकलता है उसको हम समास कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इस जो विभक्ति चिन्ह होता है ना, वो विलुप्त हो जाता है। जैसे देश, देश का भक्त, यहाँ आप देखेंगे कि देश का भक्त, देश का भक्त का मतलब हो गया, या देश का भक्त में दो पद है, एक देश और एक भक्त, जहाँ की समान बनने के क्रम में का विभक्ति चिन्ह जो है लुप्त हो गया। और इसमें जो है देश का जो भक्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? देशभक्त। और दोनों के जो बीच का जो विभक्ति चिन्ह है देश का, यानी जो का शब्द है वह आपको विलुप्त हो जाता है। तो ऐसे चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं, और ये समास का गुण होता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, देश का भक्त, देश का भक्ति की जगह देशभक्त कहा गया। इसमें पूरा डिटेल्स लिखा गया है साथियों। अब हम लोग बढ़ते हैं, इसके प्रकार वगैरह को देख लेते हैं। अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नहीं समझे तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि समास का जो अर्थ होता है वो संक्षेप होता है, और इसकी सहायता से हम लोग अधिक से अधिक बातों को कम शब्दों में कह सकते हैं। की बात है ये हो गई। अब तीसरी बात यह है कि इसकी जो विभक्ति होती है ना, वो विलुप्त हो जाती है, यानी कि लुप्त हो जाती है। चौथी बात यह है, जैसे लुप्त होता है ना तो उसको हम क्या कहते हैं? जैसे देश का भक्त, तो इसको संक्षेप में कहना होगा तो हम लोग क्या कहेंगे? देशभक्त। देशभक्त कहेंगे तो इसका जो है विभक्ति चिन्ह है उसको विलुप्त हो जाना पड़ता है, और वो खत्म हो जाता है, और हमको फाइनल जो रिजल्ट आता है वो देशभक्त आता है।
अब चलिए इसको और विस्तृत से पढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे हम लोग देखेंगे, देखिए अर्थ की दृष्टि से समास के जो होते हैं ना 6 भेद होते हैं। पहला भेद होते हैं आपको तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा आपको बहुब्रीहि समास है, इसके बाद द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, एक बाद अव्ययी भाव समास है। तो कुल मिला के 6 समास हो गया। अब याद रखिएगा, नंबर 1 क्या हुआ? तत्पुरुष समास। नंबर 2 क्या हो गया? कर्मधारय समास। नंबर 3 क्या हो गया? बहुब्रीहि समास। के बाद द्वंद्व समास, द्विगु समास और एक अव्ययी भाव समास। यानी कुल मिला के 6 प्रकार का अर्थ के दृष्टिकोण से समास होते हैं। यही काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको सीख लेना बहुत जरूरी है, और इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, व्याकरण सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसको बारी बारी से देखेंगे, समझेंगे कि तत्पुरुष समास क्या है, कर्मधारय समास क्या है, इसके बाद बहुब्रीहि समास क्या है, द्वंद्व समास क्या है, द्विगु समास क्या है, इसके बाद अव्ययी भाव समास क्या है, तो भी हम एक एक लाइन से समझेंगे। चलिए, तो अब हम लोग जो यहाँ देखते हैं कि तत्पुरुष समास, इस समास का अंतिम पद प्रधान होता है। 2 पद होते हैं साथियों, 2 या 2 से अधिक पदों के मिलने से बनता है आपको समास। मिनिमम 2 पद होगा, तो जब 2 पद होगा ना, तो उसको इसमें क्या होगा? अंतिम पद प्रधान होगा। उस समास को हम लोग क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र में यहाँ देखिए कि राज और पुत्र जो है 2 पद से मिलकर बना है राजपुत्र। और प्रथम पद क्या है? राज है, और दूसरा पुत्र क्या है? पुत्र है, पद। यहाँ 2 ही पद है, तो प्रथम ये हो गया और अंतिम ये हो गया। जब अंतिम पद इसमें प्रधान हो जाता है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखिए, तत्पुरुष समास का अर्थ हो गया कि अंतिम पद प्रधान होना। याद रखिएगा, तत्पुरुष समास का मतलब हो गया का अंतिम पद जो है आपको समान होगा। ठीक है। अब देखिए, कहता है कि कर्ता और संबोधन को छोड़कर से सभी कारकों के विभक्तियां के अर्थ में तत्पुरुष समास होते हैं। जैसे देखिए, कर्ता और संबोधन जो कारक होता है, उसको छोड़कर 6 कारक जब बच गए हैं, उसका भी आपको तत्पुरुष समास होते हैं। और उसमें आपको पहला है, देखिए क्या हो गया? कर्ता ने कर्म को, कारक का है, देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, और आपादान का मतलब क्या हो गया? अलग होना। ठीक है। और अधिकार मतलब में पर हो जाता है, संबंध का होता है को के लिए, और संबोधन का मतलब क्या होता है? पुकारना। ठीक है। तो इसमें कर्ता का यानी कि पहला का और लास्ट का, आप ध्यान दीजिएगा साथियों, पहला का और अंतिम का ये आपका समास में नहीं होता है। पहला का और अंतिम का समास में नहीं लिया जाता है। बाकी जो 6 बच जाते हैं कारक, तो हम लोग समास में लेते हैं। तो देखिए, कर्म तत्पुरुष समास, यहाँ कर्म तत्पुरुष समास में होगा क्या? कर्म की प्रधानता होगा। और कर्म की क्या विभक्ति चिन्ह है? आपको को है। तो को जो है इसमें आपको मिल जाएगा। जैसे शत्रुधन, शत्रु को मारने वाला। तो जो शत्रु को देखिए, यहाँ पर ये को जो शब्द है, ये आपको किसका है? कर्मधारय समास का है। ठीक है। तो कर्मधारय समास में आता है को, आता आपको संप्रदान के लिए भी है। लेकिन इसमें क्या अंतर है? दोनों चीज हम पढ़ लेंगे, संबंध में भी आता है, तो आपको स्पष्ट क्लियरिटी हो जाएगी। तो इसमें कर्म की प्रधान होती है। कर्मधारय तत्पुरुष में क्या होता है? कर्म की प्रधानता होती है। जिसमें को लगा हो विभक्ति, लेकिन उसमें कर्म की जब प्रधानता होगी ना, तो वो आपको कर्म तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे यशोदा, यश को देने वाली, यहाँ देखिए को, तो यहाँ यश देने वाली है, तो इसमें कर्म की प्रधानता आ रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब देखिए, करण तत्पुरुष समास, तो यहाँ करण समझ लीजिए। करण में क्या है? से है। करण मतलब क्या होता है? संबंध को दर्शाता हो, से यानी कारण को दर्शाता है। जैसे मन मस्त, तो मन से क्या होता है? मस्त है, तो इसका कारण से दर्शा रहा है, इसमें से शब्द आ रहा है। देखिए यहाँ पर से है। और रस भरा, ये रस से भरा है, तो इसको हम लोग क्या लेंगे? कर्ण तत्पुरुष समास में ले। क्लियर है? अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान मतलब को के लिए होता है। देखिए हमने बताया उसमें संप्रदान के कारक क्या होता है? को के लिए। को मतलब क्या? को का भी अर्थ होता है के लिए, यानी
मेरे लिए कोई, जैसे मान ली कि मैंने अब किसी विद्यार्थी के लिए कोई किताब खरीदा, किसके लिए किताब खरीदा, तो के मतलब क्या होता है, किसी के लिए किताब खरीदा। तो को का जो अर्थ होता है ना, के लिए में अर्थ होता है। जैसे जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, यानी किसके लिए खर्च है, यू जेब के लिए है। विद्यालय, तो विद्यालय में क्या किया था, विद्या के लिए आलय, यहाँ विद्या प्रदान करने का वो स्थान, वो घर है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्यालय कहते हैं। यानी ये जो के लिए के लिए जो शब्द है ना, के लिए जो शब्द है वह आपको संप्रदान में आता है, इसलिए इसको संप्रदान तत्पुरुष समास करते हैं। और इसका साथियों मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आप जो है ना डिफिनेशन जो है हर हाल में याद कर लीजिएगा, और याद करके इसको लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और मेंस में जो है ना आराम से अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो लिख दीजिएगा, और नहीं तो कुछ एक एक लाइन वाला अगर कुछ क्वेश्चन आएगा तो वो भी आप कर सकते हैं। जब आपको पूरा प्रैक्टिस रहेगा, पूरा व्याकरण को जितने भी सिलेबस में जो टॉपिक्स दिया हुआ है उसको आप पूरा प्रैक्टिस किए हुए रहिएगा ना, तो हर हाल में चीज को आप कर सकते हैं। क्योंकि आप वो कॉम्प्लिकेटेड चीज को भी आप, जब पूरा चीज को आपको जानकारी डीप नॉलेज होगा ना, तो आप आराम से उसको कर सकते हैं, चाहे क्वेश्चन जितना भी डिफिकल्ट कितना हो, कॉम्प्लिकेटेड भी दे दे तो उससे भी आपको मतलब नहीं है, आप बुद्धि विवेक से काम कर सकते हैं। क्योंकि आपका मेन पीटी का रिजल्ट आया है, इसका मतलब कि आप बेस्ट स्टूडेंट है और लेबोरियस स्टूडेंट है, तो इसका मतलब है कि मेंस में भी आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो हौसला को बुलंद रखिए साथियों, बहुत टफ कंपटीशन है, क्योंकि लगभग 7400 यानी 7500 के आसपास आपको रिजल्ट दिया है, और टोटल सीट 550 है, और उसमें एक सीट आपको पक्की करनी है। एक सीट पक्की करने के लिए आपको कठिन मेहनत की दौर से गुजरना होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप संप्रदान को भी आप समझ रहे होंगे, और आगे भी समझ, अगर कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगता है वीडियो, और क्या इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ आपादान तत्पुरुष समास, तो यहाँ जो आपादान है ना, तो आपादान का मतलब आप समझ जाइएगा, आपादान का मतलब हो गया अलग होना। आपादान का मतलब क्या रखेंगे साथियों, इसको अलग होना, जिससे कोई चीज अलग होता है तो क्या कहेंगे हम लोग, आपादान में ले आएंगे। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से क्या हुआ, पत्ता गिर गया और वो अलग हो गया, तो अलग होने की जहां तक भाव होगी ना, तो आप जो है इसको तत्पुरुष समास में लें। ठीक है, जैसे मैं पटना से दिल्ली जाता हूँ, तो क्या पटना से अलग होकर आप कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली हो जा रहे हैं, और पटना का जो स्थान है आप उसको छोड़ रहे हैं, उससे अलग हो रहे हैं, तो इसको आप ले लीजिएगा आपादान कारक में आता है। और जब आपादान कारक में आ जाएगा तो उसको हम लोग आपादन तत्पुरुष समास में लेंगे। जैसे यहाँ देखिए पद भ्रष्ट, तो क्या हुआ, पद से ही भ्रष्ट है, पद से भ्रष्ट, रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त है। ठीक है, तो जब रोग से मुक्त कैसे होगा, यानी रोग से वो अलग हो गया। आप पद भ्रष्ट यानी पद से अलग हो गया वो भ्रष्ट, तो इसको हम लोग आपादन कारक में रखेंगे। अब संबंध तत्पुरुष समास में क्या होता है, संबंध तत्पुरुष समास में आप देखिएगा संबंध को दर्शाता है, संबंध दर्शाने के लिए का शब्द का इस्तेमाल किया है। जैसे सभापति, सभा का पति है, तो ये का जो शब्द है ये आपको संबंध दर्शा रहा है, किसके बीच, सभा और पति के बीच में। यहाँ आपको देख रहे हैं ना, ये जो सभापति हो गया, तो सभा और पति के बीच में आपको क्या था, संबंध को दर्शाने के लिए का शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ले लेंगे संबंध तत्पुरुष समास में ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अधिकरण तत्पुरुष, तो अधिकरण में आपको याद रखिएगा में पर, यहाँ क्या आ जाएगा, में पर, में और पर जब शब्द आ जाएगा तो समझ जाइए कि वो अधिकार वाले में से आएगा। ठीक है, चाहे वो कारक में भी हो या आपको तत्पुरुष समास में हो, समास में भी होगा तो में पर ही रहेगा। जैसे देख लीजिए प्रेम मग्न, तो क्या होता है, प्रेम में जो मग्न हो, प्रेम मग्न, जैसे मीरा, राधा, तो क्या है, प्रेम में मग्न है। यहाँ में आ रहा है, देख रहे हैं ये में आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, अधिकार तत्पुरुष समास में लेंगे। जैसे आत्मनिर्भर, जो आत्मा पर निर्भर है, ये पर शब्द आ रहा है, तो हम क्या लेंगे, अधिकार तत्पुरुष समास में लेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। कि समय बहुत बहुमूल्य है साथियों, इसलिए समय को नष्ट नहीं करेंगे, और वीडियो को लगातार आप देखिए, रिवीजन आपका हो जाएगा, समझे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 9 में।
कर्मधारय समास, कर्मधारय जिस समास में विशेष का संयोग होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे देखिए महाकवि, अब देखिए जिस समास में विशेषण विशेष हो, तो विशेषण जो होता है ना वही विशेष जब होगा तो उसको हम कर्मधारय समास में कहते हैं। जैसे महाकवि, तो महाकवि जो है इसका आप देखिएगा डिटेल्स क्या आएगा, महान है जो कवि। तो महान कोई कैसे होता है, वो अपने कर्म से महान होता है। कर्म जब अच्छा करता है, कोई कर्म अच्छा करेगा तभी वह महान होगा। जैसे मैं आपके लिए यूट्यूब पे यहाँ अभी प्रतिभा फाउंडेशन परिवार की तरफ से, यानी मैं ही गौतम कुमार हूँ और मेरा ही ये प्रतिभा फाउंडेशन है, तो मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ जी जान से। और जब मेहनत कर रहा हूँ, अगर मेरा मेहनत बहुत बेहतरीन होगा, अच्छा होगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छा प्रेम दीजिएगा, अच्छा सहयोग कीजिएगा। तो मेरा मेहनत का ये रिजल्ट कब आएगा, जब आप प्रेम स्नेह दीजिएगा। तो इसी तरह धीरे धीरे करते करते हम जब इसको और भी बड़ा कर लेंगे, है ना, तो मेरा परिवार बढ़ेगा, प्रतिभा फाउंडेशन बढ़ेगा। क्लियर। तो उसके लिए आपको कर्म करना पड़ता है, तो ये कर्म की प्रधानता होती है, इसको कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नर रत्न, तो नर का मतलब क्या हो गया, ये पुरुष हो गया, और रत्न का मतलब क्या हो गया, जो बहुमूल्य चीजें होती है। और बहुमूल्य चीजें क्या होती है, जो सबसे ज्यादा महंगा क्या होता है, हीरा होता है। तो हीरे के समान जो महंगा हो तो उसी को हम बोलते हैं नर रत्न। नर रत्न का मतलब क्या हो गया, कि नर रत्न के समान हो, वैसा पुरुष जो बिल्कुल हीरा का समान हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नर रत्न बोलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बहुब्रीहि समास को समझते हैं। देखिए बहुब्रीहि समास, अब बहुब्रीहि समास में इस बात को याद रखिएगा, बहु मतलब क्या होता है, जो पुत्र की पत्नी होती है उसको हम लोग बहू कहते हैं। और बहू जब मतलब किसी बात के लिए नाराज हो जाती है तो वो किसी की भी नहीं सुनती है, यहाँ तक कि वो अपने पति का भी नहीं सुनती है, तो वह पूरा विग्रह कर देती है। तो इसको हम क्या जोड़ेंगे, बहुब्रीहि समास से जोड़, समझे। उसी प्रकार बहुब्रीहि समास भी का यही गुण होता है कि कोई भी पद जो है समान नहीं होता। इस समास में किसी पद की प्रधानता नहीं होती है, वो किसी की बात नहीं सुनता है। इसी प्रकार बहुब्रीहि जो समास है वो किसी भी का भी इस पद जो है, क्योंकि पद से ही बनता है, तो इसमें कोई भी पद की प्रधानता नहीं होती। अब देखिए इसका समस्त पद जो है किसी विशेष अर्थ का बोध होता है। जैसे लंबोदर, क्या है, लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका। जैसे गणेश जी, तो उदर मतलब क्या होगा, पेट हो गया, ये पेट, इसका पेट होगा लंबा, समझे, तो क्या बोलेंगे, लंबोदर। तो मेरा पेट तो ठीक ठाक है, अंदर है। तो ये गणेश जी विशेष अर्थ देता है बिना पानी, तो बिना मतलब तो आप समझ रहे हैं बिना, और पानी का मतलब क्या होता है, ये हाथ होता है, जिसके हाथ में बिना हो तो क्या कहते हैं, सरस्वती। यानी विशेष अर्थ में, तो इसमें क्या होता है, सब पद की प्रधानता होती है ना, सब पद की प्रधानता, किसी पद की प्रधानता नहीं होती है, इसमें सब पद प्रधानता नहीं होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास, देखिए द्वंद्व समास को समझने के लिए दो पद होगा और दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा। जब विपरीत होगा ना तो उसको द्वंद्व समास कहेंगे, समझे। जैसे यहाँ देख लीजिए पिता पुत्र, पिता पुत्र, इसमें क्या है कि सभी समास के सभी पद प्रधान होते हैं, तो जितने भी पद होंगे ना सब प्रधान होता है। जैसे पिता पुत्र, पिता भी प्रधान है और पुत्र भी प्रधान है, पिता के बिना न पुत्र है और पुत्र के बिना न पिता है। पुत्र है, पिता है तभी पुत्र है, और पुत्र है तभी कोई पिता कहलाएगा। जैसे मैं मान लू मैं कब पिता कहलाऊंगा, जब मैं किसी बच्चे का जन्मदाता और रहूंगा तभी तो उसका पुत्र पिता मैं कहलाने का। ऐसा कोई कुमारा लड़का कोई क्या पिता थोड़ी हो जाता है, जब तक उससे कोई बच्चा सृजन नहीं होता है तब तक वो पिता कहलाने का लायक नहीं होता। जो शादीशुदा होते हैं वही पिता कहलाते हैं, जो अनमैरिड होते हैं वो थोड़ी पिता कहला जाएंगे, लेकिन कहीं अलग अकाउंट खोले हुए होंगे तो कहला सकते हैं। जैसे भला बुरा, तो भला भी एक, भला के विपरीत क्या है, बुरा है, तो दोनों शब्दों में क्या द्वंद्व है, भला भी इंपॉर्टेंट है और बुरा भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि दोनों पद क्या है इसमें प्रधान है, तो इसको हम द्वंद्व समास के अंतर्गत लेते हैं। जैसे गौरी शंकर, गौरी मतलब पार्वती, शंकर मतलब
शंकर शिव जी, तो गौरी भी प्रधानता है और शंकर के भी प्रधानता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि गौरी क्या है, स्त्रीलिंग, और शंकर क्या है, ये पुरुष है। गाय बैल, यहाँ देखिए गाय भी स्त्री हो गया, बैल क्या हो गया, पुरुष हो गया, दोनों में द्वंद्व है, द्वंद्व की भाव उत्पन्न होती है। सीता राम, तो सीता क्या है, सीता तो माँ है, और राम क्या है, ये पुरुष है, और सीता क्या है, स्त्री है। ये सीता राम जो है एक दूसरे का द्वंद्व पैदा कर रहा है, तो इसको हम द्वंद्व समास के अंतर्गत लेंगे। क्लियर? चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो द्विगु मतलब देखिए का पूर्व पद संख्यावाचक हो, यानी जब दो पद हो और उसका पहला पद संख्या का बोध कराता हो, तो उसको हम लोग संख्यावाचक समास में ले लेंगे। ठीक है, यानी द्विगु समास कहलाएगा। क्या होगा, जैसे नौ रत्न, तो नौ रत्न में क्या है कि नौ, इसका अर्थ क्या हुआ कि 9 गो रत्न हो, यानी 9 रत्नों का समाहार हो। तो 9 मतलब क्या होता है, 9, और रत्न का मतलब क्या हो गया, सबसे बेशकीमती हो, बहुमूल्य चीजें होते हैं उसको रत्न बोलते हैं, जो 9 रत्नों का समाहार हो। इसके बाद चवन्नी, चवन्नी चौ मतलब क्या हो गया, 4, और 4 आनों का समाहार, इसमें 4 आना हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये 4 जो शब्द ये संख्या का बोध कराता है, ये संख्यावाचक विशेषण है, इसलिए इसको हम द्विगु समास कहते हैं। अब आते हैं अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास का पहला पद अव्यय और समस्त क्रिया विशेषण अव्यय होता है, और जो समस्त की जब बात किया जाएगा, पहला पद अव्यय होगा और दूसरा पद क्या होगा, और समस्त की बात किया जाए तो समस्त पद क्रिया विशेषण होगा। जैसे यथा संभव, संभव के अनुसार हो, तो हम क्या कहेंगे, यथा संभव। बेरहम या रहम का हो, देखिए बेरहम, बेरहम, जब तक बे नहीं लगाएंगे, रहम में हम क्या लगाए, बे लगाए, रहम में क्या लगाए, यहाँ काट दीजिए, तो रहम में हम क्या लगाए, बे लगाए। तो जो अव्यय का मतलब देखिए प्रत्यय और उपसर्ग पढ़े होंगे ना, तो वही जो है आपको प्रत्यय से बेरहम जो किसी शब्द के पहले आके लग जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो यहाँ देखिए रहम में बे शब्द आ गया है, बे शब्द आने से ही बेरहम बना है। क्या होती है, प्रधानता होती है। इस समस्त पहला पद अव्यय, पहला पद अव्यय है ना, देखिए ये बे हो गया, इसमें देखिए यथा हो गया, यथा संभव में जोड़ने पर यथा संभव हुआ है। तो इसमें समास का पहला पद अव्यय और समस्त क्रिया विशेषण अव्यय होता है, और संभव क्या आता है, ये क्रिया विशेषण है, और रहम क्या, ये क्रिया विशेषण है। तब आपको क्या कहलाता है, इसको हम अव्ययी भाव समास के अंतर्गत लेते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैंने समाज से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट बात थी मैंने आपको बता दिया है, और आपका काम है साथियों अब इसको रिवीजन करना, और मेरा काम है कंटिन्यू करना। 13 अगस्त तक वीडियो को कंटिन्यू करना है, और आप जो है जिस तरह चैनल को प्रेम स्नेह दे रहे हैं उसी प्रकार देते रहिए, और जितना से अधिक हो सके इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आपको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपका मेंस जो है बहुत अच्छा जाए, मेरी यही इच्छा है, अच्छा जाए और अच्छे से लिखे, और इस अच्छा करने में मेरे चैनल का और मेरा योगदान हो। और के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।